सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसके लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि सर फटाफट साइंस 2 के लेसन शुरू कीजिए और उसमें लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत जल्दी से शुरू कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स फटाफट हमने ये लेसन शुरू कर दिया है। पार्ट 1 जो पहला लेसन है इवोल्यूशंस का और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। लगभग वो 4 या 5 पार्ट में वो लेसन बना हुआ है। और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत ही बढ़िया, मजेदार, इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस आज के वीडियो में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में। यह आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस लेसन से रिलेटेड। तो आइए फटाफट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे आप चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेसन शुरू होते ही यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, जिन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको देने वाले हैं। सो द फर्स्ट लेसन इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, जो आज का हमारा टॉपिक है। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, some nutrients and energy efficiency, cell division, a life process. Okay, तो स्टूडेंट्स कैन यू रिकॉल ये जो सारे क्वेश्चन हैं, हमने जो 9th में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितनी भी बातें अभी तक पढ़ी है उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ ले, इसके बाद मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो हाउ आर द फूड स्टफ एंड देयर न्यूट्रिशंस कंटेंट्स यूजफुल फॉर बॉडी? हाउ आर फूड स्टफ और उनके न्यूट्रिशंस, ओके, और न्यूट्रिशंस कंटेन, ये हमारे बॉडी के लिए किस तरह से यूजफुल है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और क्या उसके इंपॉर्टेंस है। विच डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म बाय मसल्स इन बॉडी? बॉडी में जो हमारी मसल्स है वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। What is the importance of digestive juice in digestive system? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टिव जूस बनता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। Which system is in action for removal the waste material प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी? हमारे ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसे रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। एंड व्हाट इज द रोल सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनर्जी प्रोडक्शन? जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है हमारे बॉडी में, उसमें हमारे बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका क्या रोल है। एंड हाउ आर द वेरियस प्रोसेस ऑक्यूरिंग इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल? हमारी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए लाइफ प्रोसेस, अलग अलग वेरियस प्रोसेसेस होती है, वो कैसे होती है, इन हाउ मेनी वेज, और कितने तरह से होती है। ओके, ये सारी बातें हम इस क्वेश्चंस के आंसर अभी आपको क्विकली दे देंगे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम एक बार में ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से नहीं, डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, जिसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए निकाल के रखी है। सो स्टूडेंट्स, आइए इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले सभी क्वेश्चंस के बारे में जान ले। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड मेड अप ऑफ 6 मेन न्यूट्रिशंस, दैट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स, सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो है वो फूड, ओके, टेक फूड, सभी के सभी न्यूट्रिशंस को फूड, सभी के सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन सभी को फूड की जरूरत पड़ती है। और फूड्स में हम 6 मेन प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिसमें है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर एक्सेट्रा। इतने सारे हम अलग अलग न्यूट्रिशंस हमारे खाने में लेते हैं। किस चीज के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। किसके लिए? बॉडी में एनर्जी पाने के लिए। ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर की ग्रोथ करने के लिए। टू कैरी आउट डे टू डे फंक्शन, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम फंक्शन, जो क्रियाएं करते हैं उसे पूरी तरह से अच्छे से करने के लिए। टू फाइट डिसीज, बीमारियों से लड़ने के लिए हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं, फूड के साथ हम लेते हैं। टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी वी नीड बैलेंस डाइट। अगर हमें अपना शरीर
स्ट्रांग बनाना है और बॉडी हमें हेल्दी रखनी है तो हमें बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट मतलब क्या है? दैट इज ऑल न्यूट्रिशियंस इन अ राइट प्रोपोर्शन, दैट इज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मिनरल, विटामिन एंड वाटर। मतलब ऊपर जो हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़े वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स जब हमारे खाने में रहेंगे तो वो जो खाना होगा वो होगा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशियंस इज इन राइट प्रोपोर्शन, मतलब जितने हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस अगर सही मात्रा में हमें जिस खाने से मिलते हैं उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और इसके बारे में आपने 6th और 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। सो नाउ digestive juice secreted by various part of alimentary canal and a gland help in digestion of food। digestive juice के बारे में क्वेश्चन था, तो देखिए digestive juice secreted by various part of alimentary canal, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो अतड़ियां होती है, एलिमेंट्री कैनल जो होता है, इस एलिमेंट्री कैनल के अलग अलग भाग से एक डाइजेस्टिव जूस मतलब पाचक रस सिक्रेट होता है, मतलब वहां से निकलता है और पूरे बॉडी में फैलता है। ओके, एलिमेंट्री कैनल एंड ग्लैंड, और ग्रंथियों से भी ये निकलता है और ये क्या करता है? जो अतड़ियों में हमारा खाना, एलिमेंट्री कैनल में जो हमारा खाना होता है, ओसोफेगस में जो हमारा खाना रखा हुआ होता है, उसे ये डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। Food and oxygen both are required for energy production are transported by circulatory system to each of the cells। circulatory system के बारे में क्वेश्चन था, तो देखिए स्टूडेंट फूड और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। किस चीज के लिए? बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए फूड और ऑक्सीजन रिक्वायर है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन करना और उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना किसके मदद से? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में से बारीक 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 मोटे बारीक ऐसे पूरा ऐसा नसों का जाल, वेन्स का जाल बना हुआ है, और ये जाल क्या करता है? ये जाल हमारे शरीर में पूरी तरह से फैलकर हम जो भी खाना खाते हैं उससे मिलने वाली एनर्जी शरीर के कोने कोने तक, सर के बाल से पैर के नाखून तक एनर्जी पहुंचाने का काम करता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड। ओके, और वो कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये दोनों के लिए हमें फूड और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो है ईच सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। द अनडाइजेस्टेड फूड and other harmful and waste product are removed by excretory system। excretory system के बारे में, जो waste product के बारे में क्वेश्चन था, तो हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना पचा नहीं है, देखिए हमारे बॉडी में जो हम वेस्ट एक्सक्रिएशन की प्रोसेस करते हैं, सुबह उठकर हम ये और ये दोनों प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट। ओके, ये और ये दोनों प्रोसेस हम करते हैं। ये दोनों प्रोसेस क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो नहीं पचा उसे बाहर निकाल देना, दैट इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। ओके, फिर पचता क्या? जो हमारे बॉडी में पच गया, ओके, जो डाइजेस्ट हो गया, वो एनर्जी बन जाता है, वो ब्लड बन जाता है, वो एनर्जी के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है। और जो नहीं पचा वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दैट इज द two part of the body, one is anus and another is our penis। okay, next, muscular system help in movement of locomotion। जो मस्कुलर सिस्टम है हमारे बॉडी में, मसल्स जो बॉडी की हर जगह फैली हुई है, ये क्या करती है? वो हेल्प करती है हमें मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए। मतलब लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और हलचल करने के लिए मतलब मूवमेंट करने के लिए मस्कुलर सिस्टम काम करता है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मस्कुलर मसल्स, दैट इज वॉल्यूंटरी मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। दो तरह की मसल्स होती हैं जो हमने 9th में पढ़ा है, एक होती है वॉल्यूंटरी मसल्स, एक होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। आइए जानते हैं वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मसल्स क्या है। वॉल्यूंटरी मसल्स परफॉर्म द फंक्शन दैट डिपेंड ऑन आवर ऑर्गन लाइक वर्किंग, वॉकिंग, ईटिंग। वॉलंटरी मसल जो होती है ये हमारे जो ऑर्गन के फंक्शन होते हैं, परफॉर्म द फंक्शन दैट डिपेंड ऑन आवर ऑर्गन। हमारे ऑर्गन पर जो फंक्शन डिपेंड करते हैं
उस पर काम करने वाली जो मसल्स होती है उसे वॉलंटरी मसल्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल, मेरी इच्छा हो रही है लिखने की तो ही मैं लिखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगा। समझ में आ रहा है? पर ऐसा तो नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है सांस लेने की और मैं सांस अपनी रोक लूं, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में है, जो हमारे कंट्रोल में है, दैट इज वॉलंटरी मसल्स। ओके, जैसे चलना, काम करना, चलना, खाना खाना, वर्किंग, वॉकिंग, ईटिंग, ये सब वॉलंटरी मसल्स कहती है। अब इनवॉलंटरी मसल्स, ऐसी मसल जो इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म द फंक्शन दैट नॉट डिपेंड अपॉन अवर विल। ऐसी ऐसी फंक्शन को करना, वॉलंटरी मसल्स का काम मतलब वो होता है ऐसे फंक्शन को कैरी आउट करना जो हमारे मतलब हम पर या हमारे अंडर में नहीं है, हमारे पावर में नहीं है, हमारे विल में नहीं है। जैसे कि हम सांस लेना रोक नहीं सकते, हम पलके को झपकाना रोक नहीं सकते, हमारी पलके कब झपक जाती है हमें पता भी नहीं लगता। ओके, तो ये जो काम होता है वो इनवॉलंटरी मसल्स का होता है, दैट इज ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन। मतलब मैंने खाना खा लिया, अब मैं चाहता हूं कि मेरा खाना ना पचे, मैं कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। वो अपने आप होने वाली प्रोसेस है, वो होते रहेंगी, उस पर मेरा खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज इनवॉलंटरी मसल्स का ये काम होता है। नाउ different life process goes on simultaneously in human bodies, that is digestion, respiration, circulation and excretion। हमारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह की लाइफ प्रोसेस चलती है, और वो लाइफ प्रोसेस कौन सी है? खाना खाते उसका डाइजेस्ट होना, हम सांस लेते रेस्पिरेशन होना, हमारे बॉडी में पूरी जगह एनर्जी का पहुंचाना, दैट इज सर्कुलेशन। एक्सक्रेशन मतलब जो हमने खाया है, जो नहीं पचा वो बॉडी से बाहर निकल जाना, स्पेल्ड आउट हो जाना, इसकी या इसकी मदद से। ओके, तो ये है हमारे बॉडी की लाइफ प्रोसेस, एंड ऑल दिस प्रोसेस कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। मतलब हमारे बॉडी में ये सारी जो प्रोसेस होती है वो नर्वस सिस्टम के कारण होती है, और नर्वस सिस्टम इस प्रोसेस को करने के लिए न्यूरॉन्स की मदद लेता है, केमिकल कंट्रोल की मदद लेता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो न्यूरॉन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन की मदद से नर्वस सिस्टम चलता है, और केमिकल कंट्रोल ये चलता है हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब हमारे बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब हमारे बॉडी में कमर के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ओके, वो होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये हार्मोन को सीक्रेट करती है, ओके, और ये न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम से और ये हार्मोन से, इन सब से मिलाकर हमारी बॉडी की जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, उसमें कंट्रोल रहता है। और ये सारी बातें जो हमने अभी रिकॉल की है स्टूडेंट, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और ये लेसन मुझे शुरू करने से पहले ये सारी बातें रिकॉल कराना बहुत जरूरी था। Okay, so now let us learn more about some life process of living organism। अब हम आएंगे हमारी टॉपिक की ओर, और हम इसमें पढ़ेंगे द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए शुरू करते हैं। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी लाइफ प्रोसेस क्या है? वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर कंटिन्यूअसली परफॉर्म देयर फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है ना, ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, और ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं एक टीम वर्क की तरह। अगर एक भी फंक्शन काम करना बंद हो जाए तो शरीर डेड हो जाएगा, बॉडी मर जाएगी, ओके, खत्म हो जाएगा। एक भी ऑर्गन मतलब हर एक ऑर्गन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन करते रहता है। अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रिएटरी एंड अ कंट्रोल सिस्टम, different external and internal organ are performing their function independently but through a complete correlation। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चलता है हमारे बॉडी में,
ये along with वेरियस सिस्टम, किसके साथ, अलग अलग, ये जो ऑर्गन सिस्टम चलता है ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के साथ काम करता है, जैसे डाइजेशन का होना, बॉडी में रेस्पिरेशन का होना, बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम काम करना, मतलब पूरे बॉडी में एनर्जी का फ्लो होना, ब्लड का फ्लो होना, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, मतलब हमने जो खाया नहीं पचा उसे बाहर निकाल देना, शरीर की गंदगी बाहर निकाल देना, दैट इज एक्सक्रिएटरी सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, हमारे बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो। और डिफरेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिस्टम, मतलब हम बाहर में अपनी मूवमेंट करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सिस्टम। ऑर्गन सिर्फ लंग्स और हार्ट है, ब्रेन ही नहीं है, ये हाथ भी हमारे ऑर्गन है क्योंकि ये स्पेसिफिक काम करते हैं, ओके, वर्क करने का। पैर भी हमारे ऑर्गन है जिससे हम चलते हैं, उसका स्पेसिफिक फंक्शन है। तो हमारे बॉडी में एक्सटर्नल ऑर्गन भी है, इंटरनल ऑर्गन भी है, ओके। और तो ये सारे के सारे सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं, साथ में एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सब अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, सब अपना काम खुद से करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, बट थ्रू अ कंप्लीट कोरिलेशन। पण इसमें अगर हम देखें तो इन सब में एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है, एक सब में कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम नहीं चलता, चाहे हमारी बॉडी हो या किसी मशीन के पार्ट हो, ओके। सिलाई मशीन आपने देखी होंगी, ओके, सिलाई मशीन घूम रही है, सुई टूट गई सिलाई नहीं लगेगी, धागा निकल गया सिलाई नहीं लगेगी, चक्री नहीं घूम रही है सिलाई नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? काम क्या हो रहा है, एक ही, सिलाई करने का। पर एक भी पार्ट अगर खराब हो गया तो मशीन काम नहीं करती। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसे ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में सारे फंक्शन जो है वो अलग अलग काम करते हैं, पर इन सब को चलाने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सो दिस overall system is in action is a more or less same way in all the organisms. तो overall system is in action more or less, ये जो सभी के सभी ओवरऑल सिस्टम है ये सभी ऑर्गेनिज्म में चलते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म छोटा हो या बड़ा हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम चलता है। दोज आर इन नीड to continue source of energy for this purpose. Those are need of continuous source of energy, मतलब ये सारे जो काम है, ये सारे जो लाइफ प्रोसेस है, इसे चलाने के लिए कंटिन्यूअसली हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लिपिड्स आर मेन सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। सो अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और ये लिपिड हो गया, ये मेन सोर्स है एनर्जी के। एंड इट इज हार्वेस्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल, मतलब हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके बारे में हमने 9th में डिटेल में पढ़ा था। हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स बनते हैं। और ये हमारे बॉडी में कहां से आते हैं, हम जो खाना खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं अच्छी क्वालिटी का, जिससे हमारे बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और प्रोटीन्स मिले, उनसे आते हैं। वो हम खाते हैं, वो एनर्जी हमारे सेल में जाती है, सेल में एनर्जी बनती है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसमें उसकी मदद से हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स मिलता है। इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज आल्सो नेसेसरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी में सिर्फ खाना जा रहा है, तो सिर्फ खाना खाने से ही एनर्जी मिल जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, हमें एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए तो जो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलता उसे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, नहीं तो एनर्जी तो उसे ऐसे भी खाने से मिल रही है, फिर ऑक्सीजन की भी क्या जरूरत है। पर ऐसा नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें खाना तो चाहिए, पर उसे प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी सही तरह से चलना चाहिए। सो ऑल दीज दैट इज फूड स्टफ एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप द सेल वाया सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जैसे फूड स्टफ मतलब हमने जो खाना खाया, वो खाने से मिली हुई एनर्जी और ऑक्सीजन, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू, ओके,
मतलब सॉरी सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है? बॉडी के हर एक सेल में, क्योंकि हमारी बॉडी छोटे 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 सेल से बनी हुई है। और ये किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सो बिसाइड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, और इसी को हम कहते हैं हमारे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करते जा रहा हूं, ध्यान से देखिए वीडियो को, ओके, और पूरा कंसंट्रेट करके देखिए, बायोलॉजी में कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगी। सो दैट इज ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट इट्स इन इट्स ओन वे इन दिस प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो हर एक लाइफ प्रोसेस जो है ये अपने हिसाब से अपना काम करती है और एनर्जी प्रोडक्शन करती है। जैसे हार्ट अपना काम करता है पंपिंग करने का, लंग्स अपना काम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्रेन अपना काम करते रहता है, पेनक्रियाज अपना काम करता है, सब अपना अपना काम करते हैं, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। ओके, सबका काम अपना इंडिविजुअल चलते रहता है, पर एक भी पुर्जा अगर शरीर का खराब हो जाए तो वो पूरे का पूरा फंक्शन फेल कर देता है। So function of all this life process also required energy। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये सारी की सारी प्रोसेस से चलती है और हमें एनर्जी मिलती है। ये सारी प्रोसेस चलती है और हमें एनर्जी मिलती है, पर इन प्रोसेस को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को चलाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। अभी देखिए, हम गाड़ी चलाते, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। फिर एनर्जी कौन दे रहा है? पेट्रोल। पेट्रोल से वो मैकेनिकल एनर्जी बन रही है और गाड़ी चल रही है। तो वैसे हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, मतलब एक हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए सारा काम बराबर करने, लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए। और उस लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जिस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है, उस ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। Okay, so human and other animal consume the fruit and vegetables। तो ह्यूमन की बात करें या अदर एनिमल की बात करें, सभी के सभी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, तो अब देखिए ह्यूमन और एनिमल, हम हमारी बात करें तो हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स भी खाते हैं और वेजिटेबल भी खाते हैं। हम पेड़ का हर हिस्सा खाते हैं, हम पेड़ की डंठल खाते हैं, ओके, स्टीम, हम पेड़ का पत्ती खाते हैं, हम पेड़ की फ्रूट खाते हैं, हम पेड़ से जड़े भी खाते हैं, रूट्स भी, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या रूट है। हम प्लांट का हर पार्ट खाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। तो हम जो है हम हेटेरोट्रॉफ है, हम खुद पर डिपेंड नहीं है, प्लांट पर डिपेंड है, बट प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। प्लांट ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद के लिए खुद खाना बनाते हैं। दे यूटिलाइज सम ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स वेयर रिमेनिंग इट स्टोर्ड इन अ वेरियस पार्ट लाइक फ्रूट, लीव्स एंड स्टीम, रूट। अब प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और खा लेते हैं, और जो खाना ज्यादा बच गया उसे वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में जमा कर लेते हैं। प्लांट्स के बॉडी के पार्ट कौन कौन से? तो लीव्स है, फ्रूट है, स्टीम है, रूट है। ओके, जड़ में, पत्तियों में, अपने तनों में और अपने फल में वो अपना खाना जमा करके रखते हैं, और जब जब उन्हें जरूरत पड़ती है उसे वो खा लेते हैं। और उनके बनाए हुए खाने की जरूरत हमें भी पड़ती है, इसलिए तो हम प्लांट का हर हिस्सा खाते हैं। हम हम लीफी वेजिटेबल भी खाते हैं, मतलब पत्तियां भी खाते हैं। हम स्टीम खाते हैं, है ना, जो लीफी वेजिटेबल होती है उसकी थोड़ी थोड़ी स्टीम भी हम खा लेते हैं। रूट्स खाते हैं, हम कैरोट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, उसके बाद हम पोटैटो खाते हैं, स्वीट पोटैटो का ये क्या है? रूट है। बीट रूट क्या है? बीट भी तो एक रूट है। ओके, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, एक्सेट्रा। वी कंज्यूम ऑल दिस वेरियस प्लांट मटेरियल एंड ऑब्टेन डिफरेंट न्यूट्रिशंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो हम प्लांट की ये सारे हिस्से खाते हैं और इससे हम अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस लेते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिशंस लेते हैं? हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लेते हैं फैट्स, हम लेते हैं प्रोटीन, हम लेते हैं विटामिन और हम मिनरल्स भी लेते हैं। सो which food material do we consume to obtain these nutritions? तो ये सब न्यूट्रिशंस के लिए हम कौन से फूड मटेरियल लेते हैं? तो आइए उसका आंसर नीचे लिखा है। वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमको किससे मिलता है? मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी मतलब गुड़ से, कैन शुगर मतलब गन्ने से, वेजिटेबल से, पोटैटो से, स्वीट मीट से,
सीरियल्स मतलब अनाज जैसे कि वीट मतलब गेहूं, मेज यानी मक्का, रागी, जवार, माइलेट, राइस, ये सब से हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपने अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, ध्यान में रखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अगर आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो आपको एनर्जी कितनी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 4 किलो, 1 ग्राम से 4 किलो, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको देता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। So let us study the way by which this energy is obtained। और अब हम आगे जो टॉपिक आने वाले उनमें हम पढ़ेंगे कि किन चीजों से ये सारी एनर्जी हमें मिलने वाली है। और एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। मेनी प्लेयर आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टफ ड्यूरिंग ब्रेक ऑफ गेम। जब गेम होता है, रुकता है, ओके, जैसे आपने क्रिकेट का गेम देखा होगा, जैसे ही क्रिकेट का गेम ब्रेक होता है, पहला हाफ खत्म होता है, सारे के सारे प्लेयर्स कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ओके, ये सब अलग अलग तरह के वो जो ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, वो पीते हैं। वाई मे प्लेयर कंज्यूम दीज फूड स्टफ? प्लेयर इन सभी फूड स्टफ को क्यों कंज्यूम करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं कि जब प्लेयर्स खेलते कूदते हैं, बहुत सारा अपना वर्क करते हैं, जब मैच शुरू होता है तो ऐसे समय में उनकी बॉडी थक जाती है, उनके बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है पसीने के रूप में, साल्ट निकल जाता है पसीने के रूप में, ग्लूकोज में कमी आ जाती है, जिसके कारण उनकी बॉडी थक जाती है, और इसलिए वो इस तरह का ड्रिंक पीते हैं जिसमें उन्हें एनर्जी मिले, साल्ट मिले, वाटर मिले, ग्लूकोज मिले, जिससे उनके बॉडी को एक बूस्ट अप होता है और तुरंत एनर्जी उनके बॉडी में आ जाती है। इसलिए हाफ टाइम के बाद प्लेयर जो है इस तरह के फूड स्टफ कंज्यूम करते हैं। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ डज इट वर्क? रेस्पिरेशन क्या है और ये कैसे काम करता है? सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी थ्रू द ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रिशन सच एज ग्लूकोज। देखिए रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है। किससे मदद से? थ्रू ब्रेक डाउन न्यूट्रिशंस सच एज ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के जैसे न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना और वो एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो करना, यानी रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन कैन बी, रेस्पिरेशन अलग अलग तरह से होता है। रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, रेस्पिरेशन एनएरोबिक भी होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता, और ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिनमें उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअसली इन अ बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन चलते रहता है, मतलब दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इट ऑक्यूर थ्रू द प्रोसेस नोन एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस होती है हमारे बॉडी में उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हर जगह रेस्पिरेशन होते रहता है, बॉडी के एक एक कोने तक। मतलब हमारी बॉडी ऐसे अनगिनत सेलों से बनी हुई है और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन इस तरह से वर्क करता है, एरोबिक और एनएरोबिक तरह से ये वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी लाइफ प्रोसेस के बारे में, और हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में, जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। छोटा सा टॉपिक था पर एक्सप्लेनेशन करने में इसे आधा घंटा लग गया। ओके, सॉरी फॉर दैट कि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, पर आई होप दैट कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियरली मिल चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।